अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब वहां सरकार बनाने की तैयारी में जुटा तालिबान। कतर की राजधानी दोहा में आगे की रणनीति को लेकर बैठक। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर हो सकता है नया राष्ट्रपति, जल्द ऐलान संभव। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद अपनी हुकूमत की पहली नियुक्ति की। मुल्ला शिरीन को काबुल का गवर्नर बनाया। आज तालिबान का डेलीगेशन पहुंच सकता है काबुल। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब। हजारों की भीड़ देश छोड़ने को बेचैन। काबुल एयरपोर्ट पर रोके गए कमर्शियल विमानों की आवाजाही फिर शुरू हुई। 3000 और अमेरिकी सैनिक एयरपोर्ट पर पहुंचे। अफगानिस्तान से निकलने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर कोहराम। अमेरिकी सेना की फायरिंग में 5 और विमान से गिरने से 3 लोगों की मौत। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी हवाई जहाज के पास लोगों की भीड़। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी एयरफोर्स के C-130J विमान के उड़ान भरने के बाद आसमान से जमीन पर गिरे 3 लोग। विमान से इंसानों के घिरने और मौत की कैमरे में कैद ये तस्वीर दुनिया भर में वायरल है। अफगानिस्तान संकट को लेकर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। कई देशों ने काबुल के हालात पर चिंता जाहिर की। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बोले, ये एकजुट होने का समय। यूएन महासचिव ने सभी 15 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से अफगानी शरणार्थियों को शरण देने की अपील की। कहा, अफगानिस्तान के लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सभी देश अपनी सीमाएं खोलें। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो ताकि अफगान क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य देश पर हमला करने के लिए न हो सके। यूएनएससी की आपात बैठक में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा, काबुल में हालात बेहद चिंताजनक, दहशत का माहौल है। तालिबान ने दोहा में हुए समझौते को तोड़ा। अफगानिस्तान संकट पर घिरा अमेरिका। दुनिया भर में अमेरिकी नीति की आलोचना। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन। कहा, अफगानिस्तान में हमने अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन वहां की लीडरशिप ने बिना लड़े हार मान ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में पूछा, अफगानिस्तान में ऐसे संकट के बीच अशरफ गनी ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? वो भाग क्यों गए? अशरफ गनी से पूछे जाएं सवाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के डर से कैश से भरी 4 कारों और हेलीकॉप्टर लेकर काबुल से भागे थे अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी। अभी ओमान में रुके हैं गनी। बाइडेन ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदले, जिसका दूसरे देशों पर भी असर पड़ा, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हर हालात पर पैनी नजर। राष्ट्रपति बाइडेन के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना और जोखिम नहीं उठा सकती थी। कहा, अमेरिका के कई सैनिकों के परिवार ने अपनों को खोया। उम्मीद है कि वहां के हालात फिर बेहतर होंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका में भड़का लोगों का गुस्सा। वॉशिंगटन में प्रदर्शन। राष्ट्रपति जो बाइडेन पर लगाया अफगानी नागरिकों से धोखे का आरोप। अफगानिस्तान पर दोबारा तालिबानी कब्जे के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आया बयान। कहा, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात अमेरिकी बदइंतजामी का नतीजा। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीयों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद होने से प्रक्रिया में रुकावट। हम अफगान, सिख और हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क में हैं। भारत के 130 भारतीय भी अफगान में मौजूद। भारतीय राजदूत समेत कई सीनियर अधिकारी और सरकारी कर्मचारी इनमें शामिल। वतन वापसी के लिए सरकार ने अमेरिका से बातचीत शुरू की। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने की विदेश मंत्री से लगाई गुहार। हरदीप पुरी बोले, सरकार कर रही है इंतजाम। अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुटे तालिबानी। काबुल के गुरुद्वारे में जाकर तालिबानी नेताओं ने सिख और हिंदू परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर जारी की तस्वीरें। चलिए कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे अफगानिस्तान के नेता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सभी को रिसीव किया।
खुलकर सामने आया पाकिस्तान का तालिबान प्रेम। तालिबान का समर्थन करते हुए पीएम इमरान खान बोले, अफगान लोगों ने तोड़ी गुलामी की जंजीरें। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चीन का बयान। न्यूज एजेंसी एएफपी की खबर के मुताबिक चीन ने कहा, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए हम तैयार। अफगानिस्तान में बुर्का की दुकानों पर भीड़ बढ़ी। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद खौफ में महिलाओं को डर है कि बुर्का ना पहनने पर उनकी हत्या कर देंगे आतंकी। काबुल में तालिबानी इंटेलिजेंस के चीफ मौलवी मदानी ने शहर के आम नागरिकों को वीडियो संदेश जारी कर भरोसा देने की कोशिश की। बोला, लोगों की जान और संपत्ति को नुकसान नहीं होगा, सब सुरक्षित है। तालिबान के बार बार के भरोसे देने के बावजूद अफगानिस्तान से भागने के लिए भगदड़ मची। देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर लोग प्लेन की छतों पर चढ़े नजर आए। कोई विंग पर तो कोई टायर पर लटकने की कोशिश करता नजर आया। अफगानिस्तान में तालिबानी राज कायम होने के बाद काबुल की सड़कों पर टैंक और सेना की गाड़ियां चलाने लगे तालिबानी लड़ाके। अफगानिस्तान की संसद पर तालिबान ने कब्जा किया। आतंकियों ने संसद में मनाया जीत का जश्न। अध्यक्ष की कुर्सी तक पर तालिबानी आतंकी बैठ गए। राष्ट्रपति भवन में कुरान पाठ भी किया। तालिबान ने काबुल के सारे सिक्योरिटी चेकपोस्ट भी अपने कंट्रोल में लिए। सरकारी इमारतों से भी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज उतारकर उन्हें अपने कब्जे में लिया। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी कैम एयर के एक विमान A340 पर अफगानी नागरिकों ने कब्जा किया। लोग प्लेन की छतों पर चढ़ते नजर आए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान। खिलाड़ियों के परिवार वाले सुरक्षित। खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप और IPL में खेलेंगे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर देखा संदिग्ध ड्रोन। तकरीबन 15 मिनट तक कांचक सेक्टर में स्वागिनी गांव के ऊपर आसमान में मंडराता रहा ड्रोन। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। एक जवान घायल। इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। हथियार भी बरामद। दोनों ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी आतंकी के संपर्क में थे। पेगासस जासूसी मामले पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कल सुनवाई के दौरान सरकार ने जासूसी के आरोपों को निराधार बताया था। कथित पेगासस जासूसी कांड पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। 2 पत्रों के दाखिल हलफनामे में जासूसी के आरोपों का खंडन किया। कहा, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। राहुल गांधी से जुड़े मामले पर फेसबुक इंडिया के चीफ सत्या यादव की आज एनसीपी-सीआर के सामने पेशी होनी है। दिल्ली की रेप पीड़ित बच्ची परिवार की पहचान उजागर करने पर एनसीपी-सीआर ने फेसबुक से राहुल के खिलाफ कार्रवाई को कहा था। राहुल गांधी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। आज करासेरी पंचायत किसान दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मल्लापुरम में गांधी भवन के वृद्धाश्रम के लोगों के साथ लंच भी करेंगे। कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। असम में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल हुई। अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में सदस्यता ली। मिशन उत्तराखंड के तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज देहरादून में रोड शो करेंगे। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी चुनावी ऐलान कर सकते हैं। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल होने हैं चुनाव। जेडीयू के अंदर का झगड़ा बाहर आया। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह में शामिल नहीं हुए उपेंद्र कुशवाहा। बोले, बुलाया ही नहीं तो कैसे जाऊं। नीतीश कुमार ने अंदरूनी झगड़े की खबरों को हंसते हुए खारिज किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मिला रामविलास पासवान का सरकारी बंगला। दिल्ली में 12 जनपद स्थित सरकारी बंगले में परिवार के साथ रह रहे थे चिराग पासवान। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। 24 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने वाली है योगी सरकार। विपक्ष घेरने को तैयार।
देश में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव अभी जारी। 24 घंटे में 32,937 नए केसेस सामने आए। 417 मरीजों की मौत भी हुई। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेस लगाई जा चुकी हैं। केरल दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया संक्रमण के बढ़ते मामलों की समीक्षा की। 267 करोड़ रुपए का कोविड राहत पैकेज भी जारी किया। हर जिले को स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए दिए जाएंगे 1 करोड़ रुपए। कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के निर्यात पर केंद्र सरकार ने पाबंदी लगाई। अब निर्यात करने के लिए लेना लाइसेंस जरूरी होगा। यूपी में 2 शिफ्टों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। एक शिफ्ट में कोरोना गाइडलाइंस के साथ 50% छात्रों के शामिल होने की इजाजत मिली। 6ठी से 8वीं तक के क्लास 23 अगस्त से और 1 सितंबर से 1ली से 5वीं क्लास तक के स्कूल भी खुलेंगे। मुंबई से लगे महाराष्ट्र के पालघर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं के डांस का वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय मंत्री भारती पवार और विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर भी यात्रा में शामिल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया। ईडी ने देशमुख को पूछताछ के लिए भेजा है समन, जिसके बाद गिरफ्तारी भी संभव। अफगानिस्तान को लेकर इस वक्त एक ताजा खबर आ रही है। अफगानिस्तान से इस समय बड़ी खबर ये कि काबुल में हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब खुल गया है। अमेरिकी सेनाओं के पहुंचने के साथ ही काबुल एयरपोर्ट के खुलने का दावा किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर 3,000 से 3,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, ताकि जो लोग वहां से निकलना चाहते हों उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। पिछले 2 दिनों में काबुल एयरपोर्ट पर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि एयरपोर्ट खोलने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की थी। साथ ही एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो काबुल में हिंदू और सिख समुदाय के नेता के संपर्क में भी हैं। और देखिए अफगानिस्तान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, ये पूरी जानकारी लेकर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ रहे हैं। प्रणय, सबसे बड़ा सवाल यही कि जो सफाई बाइडेन ने दी है, इस पर अमेरिका और देश दुनिया के लोग आखिर कितना भरोसा करें? प्रणय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? राष्ट्रपति बाइडेन ने जिस तरीके से स्पष्टीकरण दिया है, उनका कहना है कि जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, मेरा कहना है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस तरीके से स्पष्टीकरण दिया है, ये बताता है कि एक तरीके से अमेरिका दुनिया के सामने ये सफाई पेश कर रहा है कि क्यों उसका निकलना जरूरी हो गया था। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं इस चीज को लेकर कि अमेरिका ने बीच में छोड़ दिया, मझधार के अंदर अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। और दुनिया में कई देश इस मौके पर सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिका इस तरीके से, आखिर अमेरिका ने क्या हासिल किया। अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में भी इस चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरीके से विड्रॉल क्या जल्दबाजी में किया गया, और आखिर अमेरिका के जो सैनिक थे उन लोगों ने किस चीज के लिए जान दी, अगर इस तरीके से अफगानिस्तान में हालात नजर आते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिसी मैटर के तौर पर देखें तो बायपार्टीजन एग्रीमेंट इस चीज को लेकर था, क्योंकि जो विड्रॉल की पॉलिसी थी वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था उसके समय शुरू की गई थी। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए राष्ट्रपति के तौर पर, तब उन्होंने भी इस चीज को कंटिन्यू किया, और बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप भी इस चीज के ऊपर बरकरार रहे, क्योंकि समझौता जो दोहा में हुआ था वो डोनाल्ड ट्रंप के समय में हुआ था, और जो उसका एग्जीक्यूशन हुआ, उसे लागू किया गया, वो लागू किया गया जो बाइडेन के टर्म में। तो इसलिए ये एक कंटिन्यूएशन की प्रोसेस है। ये बात जरूर है कि एक स्पष्टीकरण देने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो मदद की कोशिश कर रहे हो, ये कह रहे हो कि हम अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जारी रखेंगे अफगानिस्तान को, तालिबान को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज साफ है, अमेरिका अपना जो लिवरेज है, अमेरिका जो अपनी ताकत के दम पे कर सकता था, वो अब उसके पास नहीं है। और अमेरिका भी इस चीज को स्वीकार कर चुका है कि तालिबान वहां एक ताकत है, तभी उसके साथ उसने दोहा में समझौता किया। और अगर तालिबान वहां सत्ता में आ रहा है अमेरिका की विड्रॉल के होते हुए भी, तब ये स्पष्ट है कि अमेरिका भी इस चीज को स्वीकार कर चुका है। इसलिए बहुत ज्यादा इसमें स्कोप नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। लेकिन जहां तक इस चीज का सवाल है कि अफगानिस्तान के हालात क्या हैं, निश्चित रूप से अफगानिस्तान के हालात मुश्किल हैं, कठिन हैं। और तालिबान की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं शिखा, वो बयान स्वाव बयान है। यानी तालिबान अब इस चीज को सीख चुका है कि दुनिया क्या सुनना चाहती है, राजनीतिक तौर पर उन बयानों को दे रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत पर जिन लोगों से बात हो रही है, जिनसे संपर्क हो पा रहा है, लोग कह रहे हैं घरों में चेकिंग भी हो रही है,
लोगों से कहा गया है कि अपने अपने हथियार नियरेस्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट में जमा करवाएं। मार्केट्स कल बंद रहे और डर का माहौल निश्चित रूप से है फिलहाल इस समय, खासतौर पर काबुल शहर में। तो वही प्रणय, हम तस्वीरों के जरिए जो देख रहे हैं, जिस तरीके का पैनिक वहां पर है इस वक्त, अमेरिका भले ही कोई भी सफाई दे, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि 20 साल तक आप एक देश में रहे और अचानक ही उस देश के लोगों को उन्हीं के हाल पर छोड़कर आप वहां से चलते बने। देखिए, तालिबान को अफगानिस्तान में जीत हासिल किए मात्र 2 दिन बीते हैं। दुनिया के कई देश तालिबान की सरकार को समर्थन की बात कर रहे हैं और अमेरिका पर निशाना साध रहे हैं। रूस भी उन देशों में शामिल है जो तालिबान के साथ और अमेरिका के विरोध में है। अब अफगानिस्तान में रूस के एम्बेसडर ने बड़ा बयान दिया है। रूसी एम्बेसडर ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में तालिबान के नेतृत्व में काबुल ज्यादा सुरक्षित रहा बनिस्बत पिछली सरकार के, यानी सीधा सीधा वो अमेरिका और गनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बात भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की कर लेते हैं। 5वें और आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों के पंजे से इंग्लैंड के खिलाड़ी बच नहीं सके। इंडिया ने दूसरी पारी में इंग्लैंड को 51.5 यानी 51 ओवर और 5 गेंदों में सिर्फ 120 रनों पर ही ढेर कर दिया और 151 रनों से शानदार जीत दर्ज कर ली। दूसरी पारी में सिराज ने 4, बुमराह ने 3, ईशांत ने 2 और शमी ने 1 विकेट लिए। मैच में सिराज ने कुल 8 विकेट झटके। शमी बुमराह के बीच 9वें विकेट के लिए नाबाद 89 रनों की साझेदारी हुई। शमी ने नाबाद 56 और बुमराह ने नाबाद 34 रन बनाए। पहली पारी में शानदार शतक जड़ने वाले केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब वहां सरकार बनाने की तैयारी में जुटा तालिबान। कतर की राजधानी दोहा में आगे की रणनीति को लेकर बैठक। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर हो सकता है नया राष्ट्रपति, जल्द ऐलान संभव। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद अपनी हुकूमत की पहली नियुक्ति की। मुल्ला शिरीन को काबुल का गवर्नर बनाया। आज तालिबान का डेलीगेशन दोहा से पहुंच सकता है काबुल। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब। हजारों की भीड़ देश छोड़ने को बेचैन। काबुल एयरपोर्ट पर रोके गए कमर्शियल विमानों की आवाजाही फिर से शुरू हुई। 3000 और अमेरिकी सैनिक एयरपोर्ट पर पहुंचे। काबुल एयरपोर्ट खोलने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से की बातचीत। अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर चर्चा की। ट्वीट कर कहा, काबुल में हिंदू और सिख समुदाय के नेताओं से लगातार संपर्क में, भारतीयों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। भारतीय वायुसेना का सिर्फ एक विमान C-17 ग्लोब मास्टर कुछ भारतीयों को लेकर काबुल से लौटा। कई अधिकारी और नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं। सुरक्षित निकालने की कोशिशें लगातार जारी। भारत के 130 भारतीय भी अफगानिस्तान में मौजूद। भारतीय राजदूत समेत कई सीनियर अधिकारी और सरकारी कर्मचारी इनमें शामिल। वहीं काबुल के गुरुद्वारे में तकरीबन 280 अफगान सिख भी मौजूद। सभी की वतन वापसी के लिए भारत की अमेरिका से बातचीत लगातार जारी। अफगानिस्तान से निकलने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर मचा कोहराम। अमेरिकी सेना की फायरिंग में 5 और विमान से गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी हवाई जहाज के पास लोगों की भीड़। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी एयरफोर्स के C-130J विमान की उड़ान भरने के बाद आसमान में जमीन पर गिरे 3 लोग। विमान से इंसानों के गिरने और मौत की कैमरे में कैद ये तस्वीर दुनिया भर में वायरल। अफगानिस्तान के ताजा हालात के बाद काबुल एयरपोर्ट तक सिमटा अमेरिका। हामिद करजई एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 48 घंटे में 6000 अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दी जानकारी। काबुल में तालिबानी इंटेलिजेंस के चीफ मौलवी मदानी ने शहर के आम नागरिकों को वीडियो संदेश जारी कर भरोसा देने की कोशिश की। बोले, लोगों की जान और संपत्ति को नुकसान नहीं होगा, सब सुरक्षित है। अफगानिस्तान की संसद पर तालिबान ने कब्जा किया। आतंकियों ने संसद में मनाया जीत का जश्न। अध्यक्ष की कुर्सी तक पर तालिबानी आतंकी बैठा। राष्ट्रपति भवन में कुरान पाठ भी किया। तालिबान ने काबुल के सारे सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी अपने कंट्रोल में किए। सरकारी इमारतों से भी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज उतारकर उन्हें अपने कब्जे में लिया।
तालिबान के बार बार के भरोसे के बावजूद अफगानिस्तान से भागने के लिए मची भगदड़। देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर लोग प्लेन की छतों पर चढ़े नजर आए। कोई विंग पर तो कोई टायर पर लटकने की कोशिश करता नजर आया। अफगानिस्तान में तालिबानी राज कायम होने के बाद काबुल की सड़कों पर टैंक और सेना की गाड़ियां चलाने लगे तालिबानी लड़ाके। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी कैम एयर के एक विमान A340 पर अफगानी नागरिकों ने कब्जा किया। लोग प्लेन की छतों पर चढ़े नजर आए। अफगानिस्तान संकट को लेकर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। कई देशों ने काबुल के हालात पर चिंता जताई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस बोले, ये एकजुट होने का समय है। यूएन महासचिव ने सभी 15 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से अफगानी शरणार्थियों को शरण देने की अपील की। कहा, अफगानिस्तान के लोगों को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। सभी देश अपनी सीमाएं खोलें। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो ताकि अफगान क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य देश पर हमला करने के लिए न हो सके। यूएनएससी की आपात बैठक में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा, काबुल में हालात बेहद चिंताजनक, दहशत का माहौल है। तालिबान ने दोहा में हुए समझौते को तोड़ा। अफगानिस्तान संकट पर घिरा अमेरिका। दुनिया भर में अमेरिकी नीति की आलोचना की जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन। कहा, अफगानिस्तान में हमने अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन वहां की लीडरशिप ने बिना लड़े हार मान ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में पूछा, अफगानिस्तान में ऐसे संकट के बीच अशरफ गनी ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? वो भाग क्यों गए? अशरफ गनी से पूछे जाएंगे सवाल। कुछ और खबरें देख लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के डर से कैश से भरी 4 कारों और हेलीकॉप्टर लेकर काबुल से भागे थे अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी। अभी ओमान में रुके हैं गनी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा, अफगानिस्तान में हालात अचानक बदले, जिसका दूसरे देशों पर भी पड़ा असर, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हर हालात पर पैनी नजर। राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना और जोखिम नहीं उठा सकती थी। कहा, अमेरिका के कई सैनिकों के परिवार ने अपनों को खोया। उम्मीद है कि वहां हालात फिर से बेहतर होंगे। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका के पास 2 विकल्प थे। पहला, तालिबान से हुआ समझौता लागू करते और फोर्स वापस बुलाते। दूसरा, कई हजार सैनिक और वहां भेजते और जंग चलती रहती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को फिर दी सीधी चेतावनी। कहा, अगर हमारे सैनिकों पर अफगानिस्तान में हमला हुआ तो बहुत सख्त और तेज एक्शन लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर किया तंज। अफगानिस्तान में हम स्पष्ट मकसद के साथ गए थे। कहा, अलकायदा का सफाया किया। हमारा मिशन राष्ट्र निर्माण नहीं था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका में भड़का लोगों का गुस्सा। वॉशिंगटन में प्रदर्शन। राष्ट्रपति जो बाइडेन पर लगाया अफगानी नागरिकों से धोखे का आरोप। अफगानिस्तान पर दोबारा तालिबानी कब्जे के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आया बयान। कहा, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात अमेरिकी बदइंतजामी का नतीजा। ब्रिटेन ने कहा, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बड़ी विफलता है। हम अपनी सेना वहां से वापस नहीं बुलाएंगे। अमेरिका ने काबुल में अपना दूतावास खाली कराया। जर्मनी ने अपने नागरिक लाने के लिए काबुल भेजा सैन्य विमान। फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए आदेश दिए। अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुटे तालिबानी। काबुल के गुरुद्वारे में जाकर तालिबानी नेताओं ने सिख और हिंदू परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर जारी की तस्वीरें। पंजाब पुलिस ने अमृतसर से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। हथियार भी बरामद। दोनों ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी आतंकी के संपर्क में थे। राहुल गांधी से जुड़े मामले पर फेसबुक इंडिया के चीफ सत्या यादव की आज एनसीपीसीआर के सामने पेशी। दिल्ली की रेप पीड़ित बच्ची परिवार की पहचान उजागर करने पर एनसीपीसीआर ने फेसबुक से राहुल के खिलाफ कार्रवाई को कहा था।
राहुल गांधी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। आज करासेरी पंचायत किसान दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मल्लपुरम में गांधी भवन के वृद्धाश्रम के लोगों के साथ लंच करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल हुई। अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में सदस्यता ली। मिशन उत्तराखंड के तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज देहरादून में रोड शो करेंगे। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े चुनावी ऐलान करेंगे। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल चुनाव है। जेडीयू के अंदर का झगड़ा बाहर आया। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह में शामिल नहीं हुए उपेंद्र कुशवाहा। बोले बुलाया ही नहीं तो कैसे जाऊं। नीतीश कुमार ने अंदरूनी झगड़े की खबरों को हंसते हुए खारिज किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मिला रामविलास पासवान का सरकारी बंगला। दिल्ली में 12 जनपद स्थित सरकारी बंगले में परिवार के साथ रह रहे थे चिराग पासवान। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। 24 अगस्त तक चलने वाले सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने वाली है योगी सरकार। विपक्ष घेरने को तैयार। चलिए बाढ़ और बारिश से क्या है हाल, आपको तेज रफ्तार में बताएं। लगातार बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ के हालात गंभीर। समस्तीपुर में सैकड़ों गांवों में पानी घुसा। राजधानी पटना में उफनती गंगा से अब भी कई इलाके बेहाल। पटना के जमालपुर गांव में बाढ़ के पानी को पार करते वक्त युवक की डूबकर मौत हुई। 2 लोगों ने तैरकर जान बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। बाद में युवक का शव निकाला गया। मुजफ्फरपुर के प्रमुख बाजार मोदी झील में लोगों ने नाव चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कई दिन से डूबा है इलाका। लोगों का आरोप हर साल ऐसा जल जमाव होता है लेकिन नगर निगम के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। कैमूर जिले में लगातार बारिश से तबाही मच रही है। कर्मनाश नदी का पानी कई गांव पहले ही जलमग्न हो चुके हैं। शहर के सरकारी दफ्तरों तक में 3 से 4 फीट तक का पानी भरा। वैशाली में तेरसिया के राहत कैंप में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बाढ़ पीड़ितों ने घेरा। बदहाली की शिकायत की तो बिफरे मंत्री। सुरक्षा कर्मियों ने भी इसका वीडियो बनाने से रोकने की उन्हें कोशिश की गई। देश में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव अब भी जारी। 24 घंटे में 32,937 नए केस सामने आए। 417 मरीजों की मौत भी हुई। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस भी लगाई गई। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में डेल्टा प्लस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 76 हुई। अब तक इस वेरिएंट से 5 लोगों की मौत हुई है। केरल दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया संक्रमण के बढ़ते मामलों की समीक्षा की। 267 करोड़ रुपए का कोविड राहत पैकेज भी जारी किया। हर जिले को स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए दिए जाएंगे 1 करोड़ रुपए। कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के निर्यात पर केंद्र सरकार ने पाबंदी लगाई। अब निर्यात करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। यूपी में 2 शिफ्टों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। एक शिफ्ट में कोरोना गाइडलाइंस के साथ 50% छात्रों के शामिल होने की इजाजत मिली। 6ठी से 8वीं तक के क्लास 23 अगस्त से 1 सितंबर से पहली के 5वीं क्लास तक के स्कूल भी खुलेंगे। मुंबई से लगे महाराष्ट्र के पालघर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं के डांस का वीडियो जमकर हुआ वायरल। केंद्रीय मंत्री भारती पवार और विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर भी यात्रा में शामिल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया। ईडी ने देशमुख को पूछताछ के लिए भेजा है समन, जिसके बाद गिरफ्तारी भी संभव। जयपुर में एक अस्पताल के बेड पर उछल कूद करते हुए बंदर की तस्वीरें हुई वायरल। इस दौरान घायल हुआ बंदर तो डॉक्टर के कंधे पर चढ़ा, जिसके बाद उसको अंदर ले जाकर मरहम पट्टी की गई। चलिए अब देख लेते हैं खेल की कुछ खबरें। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रन से रौंदा। मोहम्मद सिराज ने 4 और ईशान ने 3 विकेट झटके। 5 टेस्ट की सीरीज में भारत अब 1-0 से आगे। ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ पीएम मोदी ने अपने निवास पर किया नाश्ता। नीरज चोपड़ा को चूरमा खिलाया तो पीवी सिंधु के साथ खाई आइसक्रीम।
टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज सुबह 9 बजे अपने पैतृक गांव खांद्रा पहुंचेंगे। हरियाणा के पानीपत से है नीरज का नाता। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे टोक्यो पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे एथलीटों से वर्चुअली बातचीत करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस बार पैरा ओलंपिक में 9 अलग अलग खेलों में 54 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। टोक्यो में 24 अगस्त से शुरू होने वाला पैरा ओलंपिक खेल 5 सितंबर तक चलेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अफगानिस्तान सरकार के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला और हिकमतयार तीनों नेता दोहा रवाना इस वक्त होने वाले हैं ताकि अंतरिम सरकार को लेकर बातचीत हो सके। अफगानिस्तान सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, इस वक्त अंतरिम सरकार को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आशीष कुमार सिंह ताजा जानकारी लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अब आगे क्या संभव है अफगानिस्तान में? तीनों नेता अब निकलने वाले हैं। देखिए, पहले ही दो दिन पहले ही तालिबान अपनी बात से मुकर चुका है। जो हमारे पास दूसरी जानकारी थी उसके मुताबिक इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने पर बात हो गई, लेकिन पाकिस्तान की इंस्टिगेशन पे तालिबान ने अपने कदम वापस खींच लिए थे, जिसके बाद ये तय किया गया था कि तालिबान का पूरा शीर्ष नेतृत्व दोहा में जो नेगोशिएशंस में है वो काबुल पहुंचेगा और कल ही अफगानिस्तान में हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमतयार का जो कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उसके साथ बातचीत शुरू होनी थी ताकि एक नेगोशिएशंस करके इंटरिम गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जा सके जो कि फुली तालिबान कंट्रोल ना हो। लेकिन उसमें एक तब्दीली आई है, बड़ा डेवलपमेंट है कि अब ये तीनों नेता जो कि कोऑर्डिनेशन काउंसिल के सदस्य हैं, ये तीनों दोहा पहुंच रहे हैं और दोहा में तालिबान से मिलकर के तालिबान को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की जाएगी कि फुली तालिबान कंट्रोल नहीं बल्कि वेरियस अदर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम्स को शामिल करके एक इंटरिम और ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में एस्टैब्लिश किया जाए। तो अगले 2 से 3 दिन बहुत क्रूशियल रहेंगे और ये दल अब काबुल पहुंचे तालिबान, उसकी बजाय ये दल जा रहा है दोहा तालिबान के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करने के लिए। नेगोशिएशन तो होंगे आशीष, लेकिन आपको क्या लगता है क्या बात बनेगी? क्योंकि जिस तरीके से टेक ओवर किया है तालिबान ने, क्या लग रहे हैं, क्या आसार नजर आ रहा है? देखिए, कल तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से इस तरह का बयान जरूर आया था जिसमें इस तरह के संकेत मिले थे कि तालिबान शायद कहीं ना कहीं विलिंग हो, जिसमें उसने ये कहा था कि दूसरे फोर्सेस को लेकर के शामिल करके भी हम गवर्नमेंट बनाने पर विचार कर सकते हैं। मुझे लगता है तालिबान के सामने भी कहीं ना कहीं कंपल्शन है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से उन्हें मान्यता मिले, किसी तरह की सैंक्शनिंग ना हो और इस वजह से देखना बड़ा दिलचस्प होगा। प्रीएम्प्ट करना तो मुश्किल है, कह नहीं सकते क्योंकि तालिबान जिस तरह का मिलिशिया है वो आखिर में क्या कॉल लेगा। दूसरे कंट्रीज भी इसमें प्ले कर रहे हैं, रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, वो जरूर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन दी इंटरेस्ट की इंटरनेशनल कम्युनिटी की उनको मान्यता मिल सके। संभव है कि इस बारे में विचार किया जाए कि जो गवर्नमेंट पहले से चल रही थी उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर के, और यही बात समझाने के लिए ये तीनों बड़े नेता दोहा पहुंच रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि तालिबान इसको लेकर के किस हद तक राजी हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि कल एक प्रवक्ता ने ये संकेत जरूर दिए थे कि दूसरे फोर्सेस को लेकर के भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के बारे में तालिबान विचार कर सकता है। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इन नेताओं के बाद से कोई बातचीत बन पाएगी, क्या वहां मामला सुलझ पाएगा? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से सेना की वापसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सबके निशाने पर आ गए। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी अफगानिस्तान से सेना की वापसी का पूरी तरीके से समर्थन किया है। कमला हैरिस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2 दशक तक हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा की। अफगानिस्तान से सेना की वापसी का फैसला बिल्कुल सही था। तो कमला हैरिस ने जो बाइडेन का समर्थन किया, उनके बयान का समर्थन किया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अमेरिकी सेना की वापसी का पूरी तरीके से सही था और जो बयान जो बाइडेन ने दिया वो भी सही है। प्रणय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ताजा जानकारी दिए। प्रणय, अब चूंकि अमेरिका ने अपना रुख पूरी तरीके से साफ कर दिया है, सेना की वापसी हो चुकी है, ऐसे में अफगानिस्तान को लेकर के अब अगला कदम क्या हो सकता है? वहां के नेता जो है वो भी दोहा जा रहे हैं, तो क्या नजर आ रहा है? क्या इस बातचीत से बात बनती दिख रही है? देखिए, अब ये पूरी प्रक्रिया अफगान लोगों के बीच की है, अफगान नेताओं की है, चाहे हामिद करजई हो, गुलबुद्दीन हिकमतयार हों और मुल्ला बिरादर और जो लोग तालिबान के नेता हैं, उन लोगों के बीच में होगा। अमेरिका ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उसके अब अमेरिका अफगानिस्तान में रहने की कोई सूरत नहीं है। हालांकि ये बयान भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिकन इंटरेस्ट को हार्म अगर किया तो फिर उसका बुरा नतीजा होगा। ये एक आगाह किया, एक चेतावनी दी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे अमेरिकी वहां फंसे हुए हैं। काबुल के एयरपोर्ट की स्थिति अभी भी यही है कि वहां टारमैक के ऊपर बहुत सारे लोग हैं। हालांकि किसी तरीके से वहां पर ऑपरेशन रिज्यूम किया है और ऑपरेशन रिज्यूम होने का मतलब है कि भारतीयों के भी जल्द लौटने की एक उम्मीद जगी है।
कि जिस तरीके से सिविल एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, वो उतर पा रहे हैं और वहां टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस किया गया है, इसलिए एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन चल रहा है। तो ऐसे में अमेरिका की चिंता इस चीज को लेकर है कि जो अलग अलग इलाकों में लोग थे, क्योंकि इतनी जल्दी काबुल का किला ढहेगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। लोगों को लग रहा था कि कुछ समय में उन्हें वक्त मिल जाएगा लोगों को निकालने का, लेकिन अब बहुत सारे लोग वहां ट्रैप्ड हैं। जिन लोगों से हमारी भी बात हो रही है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हालात काफी बिल्कुल प्रणय, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा जमाया, उसके बाद जिस तरीके से चीन, पाकिस्तान और रशिया का समर्थन लगभग उन्हें मिल रहा है, अमेरिका क्या अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है? इसको लेकर आगे कुछ हो सकता है डेवलपमेंट? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से सरकार बनेगी। समूह काबुलोव जो रूस के विशेष प्रतिनिधि हैं राष्ट्रपति पुतिन के अफगानिस्तान को लेकर, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अब रूस अपनी एम्बेसी को बंद नहीं करने जा रहा है अफगानिस्तान में। इसका मतलब है कि एक तरीके से रूस ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो इसे स्वीकार कर सकता है। तालिबान किस शक्ल में आएगा ये उसका रिकॉग्निशन उससे तय होगा। तो रूस और चीन का समर्थन, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 परमानेंट सदस्य अगर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को स्वीकार करते हैं तो इससे कहीं न कहीं उन्हें बल जरूर मिलेगा। पाकिस्तान उनके साथ पहले से ही था। इससे स्थिति को स्टेबलाइज करने में उन्हें मदद मिल सकती है। लेकिन तालिबान की सरकार किस शक्ल के साथ आती है, कितने लोगों के साथ आती है, क्या जो पुराने नेता हैं उनको कोई जगह मिलती है नहीं मिलती है, एक इंक्लूसिव सरकार यानी जिसके अंदर अफगानिस्तान के तमाम तबकों का प्रतिनिधित्व हो, ये अभी तय होना है। जो दोहा में टॉक्स की बात चल रही है, पहले एक रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की बात हुई थी, लेकिन तालिबान की तरफ से संकेत दिया गया है कि वो एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं, वो फुल कंट्रोल चाहते हैं सरकार में। और ऐसे में अब ये फॉर्मूला तय होना है। और आपने देखा है कि दोहा से लेकर कई दौर की बातचीत हर जगह हुई है, लेकिन अभी तक किसी तरीके से तालिबान ने ये संकेत नहीं दिया है कि वो सबको साथ लेके चलने के मूड में है। जो सत्ता का नियंत्रण है, जो राजनीतिक नियंत्रण है, वो उनके अपने हाथ में है। फिलहाल अगले कुछ दिन बहुत अस्पष्टता भरे हैं, जिसके अंदर ये तस्वीर साफ होनी है कि तालिबान की सरकार अगर आती भी है तो किस शक्ल में आएगी, या क्या दूसरे नेताओं को, जिसके अंदर पूर्व गृह मंत्री जलीली का नाम चल रहा है, कि उन्हें राष्ट्रपति का चेहरा बनाया जा सकता है। ये तमाम फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तालिबान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो सत्ता में किस शक्ल के साथ आ रहे हैं। इंतजार हो रहा है कि यहाँ से जो विदेशी हैं वो निकल जाएं, उसके बाद वो अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। ठीक है प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चिंता जताते हुए भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाएं, पुरुष और बच्चे डर के साए में जी रहे हैं और ये हालात चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने कहा है कि युद्धग्रस्त देश के लोगों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। अफगानिस्तान के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता में आपात बैठक हुई। इस बैठक में भारत ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई और कहा वहां महिलाएं, पुरुष और बच्चे डर के साए में जी रहे हैं। बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान के एक पड़ोसी देश के रूप में, उसके लोगों के मित्र के रूप में देश में मौजूदा स्थिति भारत में हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, मौजूदा संकट से पहले अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से प्रत्येक में भारत की विकास परियोजनाएं चल रही थी। हम संबंधित पक्षों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने, संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक और काउंसलर कर्मियों सहित सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। इसके साथ ही भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि अगर आतंकवाद के प्रति सभी रूपों में जीरो टॉलरेंस की नीति है और ये सुनिश्चित करता है कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी समूहों द्वारा किसी अन्य देश को धमकाने या हमला करने के लिए नहीं किया जाता है, तो अफगानिस्तान के पड़ोसी और इलाके सुरक्षित महसूस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि वो ये सुनिश्चित करे कि अफगानिस्तान आतंकी संगठनों के लिए एक बार फिर पनाहगाह न बनने पाए। उन्होंने ये भी कहा कि युद्धग्रस्त देश के लोगों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। इस बीच अफगानिस्तान ने कहा कि काबुल में हालात बेहद चिंताजनक हैं और दहशत का माहौल है। साथ ही अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने तालिबान पर दोहा में हुए समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ऐसी ही एक ताज़ा तस्वीर अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से तालिबान के लड़ाके अम्यूजमेंट पार्क में बम्पर कार के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए
ये तालिबानी आतंकी अम्यूजमेंट पार्क में बम्पर कार के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। कभी राष्ट्रपति के दफ्तर में बैठे नजर आते हैं, कभी जिम करते नजर आते हैं। और अब ये ताज़ा तस्वीर आपके सामने, तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान के अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती करते हुए, बम्पर कार की सवारी करते हुए, खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकी अलग अलग तस्वीरें अफगानिस्तान से लगातार आ रही है और बेहद प्रतिमा हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर लग रहे आरोपों के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देश को संबोधित करते हुए सफाई दी। बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान में हमने अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन वहां की लीडरशिप बिना लड़े हार मान गई। अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी पर मौजूदा हालात का ठीकरा फोड़ा। कहा, गनी से भी होने वाले चाहिए सवाल। बाइडेन ने तालिबान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी 15 सदस्य देशों से शरणार्थियों को शरण देने की अपील की। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब वहां अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कतर की राजधानी दोहा में आगे की रणनीति को लेकर तालिबान नेताओं की बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई हिस्सा लेने जा रहे हैं। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर हो सकता है नया राष्ट्रपति। इसका जल्द ऐलान संभव है। चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान ने तालिबान का खुला समर्थन किया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने सोमवार को तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने का स्वागत किया। तो वहीं चीन और ईरान को भी तालिबान के लौटने पर अफगान में लंबे समय के लिए शांति की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं रूस ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में पहले से ज्यादा शांति है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हुए। भारी संख्या में लोगों की भीड़ देश छोड़कर भागने को बेचैन है। भागने के दौरान उड़ते विमान से गिरकर 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं तालिबान को बदतर हालात में छोड़कर भागे अशरफ गनी पर भी नया खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी हेलीकॉप्टर से भागते समय अपने साथ काफी कैश लेकर गए हैं। 4 गाड़ियों में भरकर लाया सारा कैश वो अपने साथ ले भी नहीं जा सके। काबुल में फंसे भारतीयों को देश लाने की कोशिशें जारी है। इनमें 130 दूतावास के कर्मचारी शामिल हैं। काबुल से कुछ लोगों को लेकर भारत का एक C-17 हरक्यूलिस विमान कल जामनगर पहुंचा। भारत लोगों को वहां सुरक्षित निकालने की कोशिशों में जुटा हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के ताजा हालात को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात की है। एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि काबुल में स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। भारत लौटने के इच्छुक लोगों की चिंता को समझा जा रहा है। हम काबुल में हिंदू और सिख समुदाय नेताओं के संपर्क में हैं। चलिए, बड़ी खबरों के बाद अब जानते हैं ऐसी खबरें जिसका सरोकार पूरे देश से है। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे एथलीटों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एथलीटों से ये बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। टोक्यो में 24 अगस्त से शुरू होने वाला पैरा ओलंपिक 5 सितंबर तक चलेगा। इस बार पैरा ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेगा। 9 खेलों में 54 भारतीय एथलीट भाग लेने वाले हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई भी हिस्सा लेंगे। डीएम सुहास एलवाई बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। पिछली बार सुहास ने देश के लिए ब्रोंज जीता था। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौटे नीरज चोपड़ा आज सुबह 9:30 बजे पानीपत पहुंचेंगे और वहां से अपने गांव जाएंगे। ओलंपिक से लौटने के बाद नीरज पहली बार अपने पैतृक गांव खांद्रा पहुंचेंगे। नीरज के भव्य स्वागत के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। समालखा जीटी रोड से गांव खांद्रा तक नीरज चोपड़ा के सम्मान में रोड शो निकाला जाएगा। कल नीरज चोपड़ा ने पीएम आवास पर बाकी ओलंपिक दलों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी। पीएम ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को वादे के मुताबिक चूरमा भी खिलवाया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। कल सुनवाई के दौरान सरकार ने जासूसी के आरोपों को निराधार बताया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाएंगे। साथ ही केंद्र ने यह भी प्रस्ताव दिया कि कमेटी किन किन मुद्दों पर काम करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से इस पूरे मामले पर 2 पेज का एफिडेविट भी दाखिल किया गया।
राहुल गांधी से जुड़े मामले पर फेसबुक इंडिया के चीफ सत्या यादव की आज एनसीपी-सीआर के सामने पेशी होगी। दिल्ली की रेप पीड़िता बच्ची के परिवार की पहचान उजागर करने पर एनसीपी-सीआर ने फेसबुक से राहुल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। इससे पहले एनसीपी-सीआर की शिकायत के बाद ट्विटर ने कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया था। देश भर की निचली अदालतों के जजों की सुरक्षा के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से जजों की सुरक्षा पर उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस पूरे मामले पर सुझाव मांगे हैं ताकि जज बिना दबाव या डर के न्यायिक काम कर सके। झारखंड के जज उत्तम आनंद हत्याकांड पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ये सुनवाई शुरू की है। अब देख लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की सियासी गलियारों से आई कुछ खबरें। स्वर्गीय रामविलास पासवान का सरकारी बंगला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट किया गया। दिल्ली के इस सरकारी बंगले में अभी तक रामविलास पासवान के बेटे और सांसद चिराग पासवान रहते थे। रामविलास पासवान की पहली बरसी तक चिराग पासवान इस बंगले में रहना चाहते थे। 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पहली बरसी है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की दिल्ली से शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और हरदीप पुरी ने कल यात्रा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने से पहले तिलक नगर में फतेहनगर गुरुद्वारे में मत्था टेका, तो दूसरी ओर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने टीकाकरण केंद्र से यात्रा को रवाना किया। बीजेपी ने मोदी सरकार के काम को घर घर पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर युवक और युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया। फेसबुक लाइव के दौरान दोनों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। पुलिस के मुताबिक यूपी के रहने वाले युवक युवती आग में करीब 70 से 80% तक झुलस गए हैं। दोनों का आरोप है कि यूपी से एक सांसद के प्रभाव के कारण पुलिस उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है। आत्मदाह की कोशिश मामले में तिलक मार्ग थाना पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली में जहांगीरपुरी में बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की। बदमाशों की चलाई गोलियों से 4 लोग घायल हो गए हैं। घायल लोगों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक लोगों में डर बनाने और आपसी वर्चस्व की लड़ाई में बदमाशों ने ये फायरिंग की थी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी से जुड़ी कुछ अहम खबरें अब आपको दिखा देते हैं, जहां आज सियासी पारा गर्म रहने वाला है, तो कोरोना और मौसम का ताजा अपडेट भी आ चुका है। अब जान लीजिए। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 24 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लेकर आएगी। सत्र से पहले कल राज्य विधि आयोग ने चेयरमैन जस्टिस A.N. मित्तल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर तैयार रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कल भले ही सर्वदलीय बैठक हुई थी, लेकिन विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में। वाराणसी में आज बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। वाराणसी में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का तीसरा चरण है। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए नया जातीय समीकरण बना रही है। समाजवादी सांसद आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी गेट केस में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश पर हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। आजम खान पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर गेट बनाने का आरोप लगा था। आपको बता दें, इस मामले की अब अगली सुनवाई सितंबर में होगी। यूपी में माध्यमिक के बाद अब प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी है। 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे और 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। कल से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल यूपी में पहले ही खुल चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया गया है। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ का कहर अभी जारी। घाघरा और रोहिणी के बाद अब राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। नदी किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने से हालात और बिगड़ गए हैं। खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से फसल भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। यहां बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। अब चलते हैं बिहार, जहां जेडीयू का झगड़ा फिर से खबरों में है, तो बाढ़ से लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है।
जेडीयू में जारी अंदरूनी कलह फिर से सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह में उपेंद्र कुशवाहा शामिल नहीं हुए। उपेंद्र कुशवाहा बोले, स्वागत समारोह में बुलाया ही नहीं गया तो कैसे जाऊं। नीतीश कुमार ने अंदरूनी झगड़े की खबरों को टाल दिया। नीतीश बोले, इन सब फालतू बातों पर मुझे हंसी आती है। ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से जेडीयू के एक धड़े में असंतोष बना हुआ है। पटना में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर अब भी लोगों में दहशत फैला रहा है। लगातार बढ़ते पानी की वजह से घाट और निचले इलाके डूब गए हैं। पटना के कई इलाके गंगा में उफान की वजह से बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बाढ़ के पानी में घाट के डूबने की वजह से लोगों को सड़क पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंजाब की अहम खबरें आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में फंसे सिखों को जल्द से जल्द निकालने के लिए कैप्टन अमरिंदर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच गुरुद्वारे में 200 सिख फंसे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विदेश मंत्री से अफगान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए आग्रह करता हूं। कैप्टन ने कहा है कि पंजाब सरकार उनकी सुरक्षित वापसी में हर तरह की मदद देने को तैयार है। परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। परगट सिंह को सिद्धू खेमे का करीबी और सीएम कैप्टन अमरिंदर खेमे का विरोधी माना जाता है। परगट सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल छोड़ने के बाद साल 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। परगट सिंह को महासचिव नियुक्त कर सिद्धू ने संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन में अब उनकी ही चलेगी। पंजाब को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम की गई। अमृतसर से पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकी ब्रिटेन में रह रहे पूर्व खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में थे। पकड़े गए आतंकियों में एक आतंकी का नाम अमृतपाल और दूसरे का नाम है सैमी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत का परचम लहराने वाले नीरज चोपड़ा इस वक्त अपने पैतृक गांव के लिए निकल गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। मेहनत करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये मेडल आया है ये काफी इंस्पायर करेगा जो बच्चे गेम करना चाहते हैं। अच्छा है, बढ़िया है। आज नीरज अपने पैतृक गांव जा रहे हैं, पहली बार आज जा रहे हैं और इस पूरे दौरान रास्ते पर उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही नीरज चोपड़ा के साथ एक पूरा कारवां चलता हुआ साथ नजर आ रहा है। अपने पैतृक गांव जा रहे हैं पहली बार मेडल जीतने के बाद और जाहिर है नीरज का उसी तरीके से स्वागत किया जाएगा जैसा पहली बार वापस देश लौटने पर उनका स्वागत हुआ था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। सबसे पहले वो जानिए, भारतीय वायुसेना का विमान C-17 काबुल से अब रवाना हो चुका है। 130 से अधिक लोगों को लेकर C-17 विमान काबुल से उड़ान भर चुका है। ये विमान ईरान के एयर स्पेस होते हुए दोपहर तक देश पहुंच जाएगा। तो लगातार भारतीय लोग जो अफगानिस्तान में फंसे हैं उन्हें निकालने की जद्दोजहद में सरकार। 130 से ज्यादा लोग इस वक्त विमान में सवार हैं। आपको बता दें, विमान है C-17। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जिन लोगों को लेकर आ रहा है ये विमान? देखिए, इसके अंदर मुख्य तौर पर भारतीय दूतावास के कर्मचारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्योंकि भारतीय राजदूत से लेकर मिलिट्री अटैचे तक सभी वरिष्ठ अधिकारी उस समय तक वहां फंसे हुए थे और सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी लोगों को काबुल के एयरपोर्ट तक लाने की, क्योंकि अफरा तफरी की स्थिति थी पूरे काबुल के एयरपोर्ट पे। लेकिन बीती रात यूएस ट्रूप्स के रिप्लेनिशमेंट के बाद, उनके संभालने के बाद वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन फिर से शुरू हुए और उसके बाद एक एक कर फ्लाइट में टेक ऑफ करना शुरू किया। इस दौरान जो है भारत के जितने भी लोग थे जो लोग वापस आना चाहते हैं, तो 130 से ज्यादा इनकी संख्या है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये विमान दोपहर तक भारत में लैंड करेगा और इस विमान के लिए काफी मुश्किल आ रही थी। कल ये शाम को पहुंचा था काबुल में, लेकिन वहां से टेक ऑफ नहीं हो पाया रात को और आज सुबह जो है अब से करीब 20 मिनट पहले इस विमान ने टेक ऑफ किया है और ये ईरान के एयर स्पेस से होते हुए ये भारत पहुंचेगा। प्रणय, मैं ये भी जानकारी चाहूंगी, जिस तरीके की तस्वीरें अब तक सामने आती रही, हम देख रहे थे यूएस एयरफोर्स का जो विमान वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंचा था अपने लोगों के लिए, उसमें किस तरीके से लोग लैंडिंग गियर पर सवार हो गए थे। ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई खबर कि रेस्क्यू के दौरान कोई परेशानी सामने आई हो?
जी नहीं, इस तरीके की कोई खबर नहीं है, क्योंकि देर रात को जो यूएस ट्रूप्स पहुंचे वहां पर करीब 3,500 से ज्यादा सैनिकों को वहां पहुंचाया है यूएस ने, और उसके बाद एयरपोर्ट के ऑपरेशन को जो है रिज्यूम किया गया है, ताकि जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, क्योंकि सिविल एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन अभी भी बंद है, टारमेक पे लोग हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की जो मिलिट्री साइड है, जो सैन्य एयर स्ट्रिप है, उससे विमानों का ऑपरेशन शुरू किया गया है, और साथ ही ये भी किया गया है कि टर्न अराउंड टाइम कम किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट कम से कम समय में ऑपरेट हो सके, और इसलिए वहां पर लोगों की आवाजाही को रोका गया है। मिलिट्री साइट के अंदर लोग नहीं जा सकते हैं। जी प्रणय, तो इंडियन एम्बेसी इस वक्त वहां पर है, क्योंकि लगातार वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कितने और लोग वहां इस वक्त फंसे हैं जिन्हें भारत वापस आना है? देखिए, अभी जो मैक्सिमम लोग जो आना चाहते थे उन्हें लेकर ये विमान वहां से उड़ान भरी है। इसके बाद अगर कोई संभावना बनती है तो संभव है कि एक आध इवैक्यूएशन ऑपरेशन और वहां संचालित किया जा सके, लेकिन एम्बेसी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस विमान में हैं, और इसके अलावा जो अन्य साजो सामान है वो भी लाया गया है, और निश्चित रूप से जो बहुत सारे लोग आना चाह रहे थे, जो भारतीय वहां फंसे हुए थे, क्योंकि कुछ यानी प्रणय, सिर्फ एक छोटी सी जानकारी, यानी दूतावास में अभी भी काम करने की कोशिश की जा रही है, आप कह रहे हैं चूंकि इसको चलाने की कोशिश हो रही है, या फिर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है? जी देखिए, दूतावास अभी भारत ने बंद नहीं किया है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। ये बात जरूर है कि ऑपरेशन कुछ स्केल डाउन किया गया है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो वहां से जरूर निकले हैं, लेकिन ऑपरेशन जो है रिड्यूस जरूर हुआ है, लेकिन भारत ने अपना दूतावास फिलहाल बंद नहीं किया है वहां पर, और कॉन्सुलेट्स भी जो हैं, जो भारत ने वो मज़ार शरीफ का हो, कंधार का हो, वो पूरी तरह से बंद नहीं किए हैं। इंडियन फ्लैग अभी भी वहां पर है, इसलिए इसे एम्बेसी ऑपरेशन को बंद करना नहीं कहा जा सकता। ये बात जरूर है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आए हैं, क्योंकि सुरक्षा की चिंताएं हैं। भारत सरकार की तरफ से जो कल बयान जारी किया गया था उसमें भी स्पष्ट किया गया था कि अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात तेजी से बिगड़े हैं। जी प्रणय, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लगातार अपनी नजर बनाकर रखिए। तो C-17 ने उड़ान भर ली है और 130 भारतीय जल्द देश वापस लौट आएंगे। काबुल में अफरा तफरी की तस्वीरें दुनिया के सामने है, लेकिन काबुल को लेकर एक मंथन कतर के दोहा में भी इस वक्त चल रहा है। तालिबान के बड़े नेता अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर आज कोई ऐलान कर सकते हैं, ऐसा संभव? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन से लेकर कानून बनाने वाली संसद तक पर तालिबान का अधिकार है। काबुल में मची महाभारत के बीच वहां से करीब 4000 किलोमीटर दूर कतर की राजधानी दोहा में नई सरकार को लेकर तालिबान का मंथन जारी है। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति पद के लिए तालिबान ने जिस मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम आगे किया है, वो भी दोहा में ही मौजूद है। ऐसी खबरें हैं कि आज तालिबान के बड़े नेता दोहा से काबुल आकर नई सरकार को लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं। अफगानिस्तान में बदलती सत्ता ने दुनिया के समीकरण को भी हद तक बदल कर रख दिया है। चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान नई तालिबान सरकार को मान्यता देने की बात कह चुके हैं। साथ ही मौजूदा हालात के लिए सब अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान ने तो काबुल में अपनी एम्बेसी भी नहीं खाली करने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर चीन ने तालिबान के शासन के स्थायी रहने की उम्मीद जताई है, तो वहीं अमेरिका के विरोधी ईरान ने भी कहा कि अमेरिका की हर हार से शांति की उम्मीद जगी है। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तालिबान सरकार को लेकर दुनिया के देश अपनी राजनीति के हिसाब से दो खेमे में नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत में दोहा की भूमिका काफी अहम रही है। अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में 2018 से ही शांति वार्ता चल रही है। इस दौरान अमेरिका ने तालिबान के सामने कई शर्तें रखी, कुछ पर बात बनी, कुछ पर अमल हुआ। तालिबान और अमेरिका को लेकर बातचीत दोहा में ही होती रही है। अब नई सरकार को शक्ल देने का काम भी दोहा में चल रहा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन भी तालिबान सरकार की नई सरकार को लेकर दुनिया का भरोसा जीतने की कोशिश में है। अगर दोहा में सरकार की संरचना, चेहरे के नाम को लेकर कोई बात तय हो जाती है, तो आज ही बरादर समेत तालिबान के बड़े नेता काबुल जाकर इसका ऐलान कर सकते हैं। तालिबान का दावा है कि नई सरकार को लेकर संगठन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी बातचीत जारी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अब खबरें ये भी हैं कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, अफगानिस्तान के पूर्व पीएम हिकमत यार और डॉक्टर अब्दुल्ला आंतरिक सरकार को लेकर बात करने दोहा जा सकते हैं। तालिबान के वो कौन से नेता हैं जो तालिबान में टॉप पर हैं, शिखा से जान लेते हैं।
देखिए, अफगानिस्तान में जो हुआ दुनिया में किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। 2 साल तक जहां दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की सेनाएं रही हो, उस किले को तालिबान ने चुटकियों में मसल दिया। आइए इस बड़े पर्दे के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तालिबान के वो कौन मास्टरमाइंड थे जिन्होंने तालिबानी आतंक को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का। आपको इसके बारे में जानकारी दें, साल 2016 से तालिबान का सरगना है। पाकिस्तान के मस्जिद से आतंकी तक ये पूरा इसका सफर रहा। दूसरा चेहरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, राष्ट्रपति के लिए फिलहाल इसका नाम ही आगे किया गया है। तालिबान के शांति वार्ता दल का नेता भी है। अमेरिका से डील के बाद पाक जेल से इसकी रिहाई की गई थी। तीसरा चेहरा मुल्ला मोहम्मद याकूब, मुल्ला उमर का बेटा है, आतंकी हमलों का प्रमुख है। तालिबान में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का है तो वो है मुल्ला का। और चौथा चेहरा सिराजुद्दीन हक्कानी, हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। तालिबान की वित्तीय देखरेख भी इसके हाथ में है। अमेरिका का मोस्ट वांटेड माना जाता है। तो आज करीब करीब ये तय हो जाएगा कि अफगानिस्तान की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ लगेगी। हालांकि सबसे आगे नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का ही चल रहा है और हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा सिर्फ एबीपी न्यूज पर। शुक्रिया शिखा इन अपडेट्स के लिए। तो शिखा से आपने जाना कि तालिबान के टॉप पर कौन कौन से नेता हैं और कौन हो सकता है राष्ट्रपति का नया चेहरा। रुक कर लेते हैं प्रणय उपाध्याय का। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अफगानिस्तान पर पल पल का अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रणय, एक अंतरिम सरकार की बात हो रही है अफगानिस्तान में, क्या कोशिश इस बात की हो रही है कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई जा सके, इसलिए करजई को आगे लाया जा रहा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रतिमा, इस चीज की कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है। हालांकि अभी तक ये मैं बता दूं कि अभी तक तालिबान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस शक्ल के अंदर अफगानिस्तान की सत्ता चाहता है, क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन राष्ट्रपति पद का चेहरा होगा। ये प्रयास जरूर चल रहे हैं, चाहे गुलबुद्दीन हकमतयार हों, हामिद करजई हों या अब्दुल्ला हों, ये कोशिशें चल रही हैं। पूर्व इंटीरियर मिनिस्टर जलाली का भी नाम चल रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति का चेहरा बनाया जाए, लेकिन सत्ता के सूत्र तालिबान के हाथ में होंगे। ये बात जरूर स्पष्ट है कि इस तरीके से अनअपोज्ड तरीके से कहा जाए कि तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, जिस तरीके से वो सत्ता में आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने काबुल पर काबिज हुए हैं, ऐसे में इस चीज की उम्मीद बहुत मुश्किल है कि वो कंसीड करेंगे। इस चीज के अंदर की किसी फॉर्मूला के ऊपर अब उन्हें दबाव में लाया जा सकता है, ये बहुत मुश्किल है। ये बात जरूर होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए, एक लेजिटिमेसी के लिए ये कोशिश होगी कि एक ऐसा चेहरा बनाया जाए जो अपीयर हो। और अगर आप चीन की तरफ से आया बयान देखें तो वो काफी संकेत देता है। उन्होंने कहा कि एक इस्लामिक इंक्लूसिव गवर्नमेंट तालिबान बनाए, इसका चीन समर्थन करता है। तो निश्चित रूप से एक चेहरा बनाने की कोशिश जरूर होगी। और अगर बीते 20 सालों में देखें तो तालिबान में भी एक बदलाव आया है। तालिबान अब राजनीतिक रूप से ज्यादा स्वाव होकर निकला है, या कहा जाए राजनीतिक तौर पर जो किस तरीके से डिप्लोमेटिक बातें की जानी चाहिए वो तालिबान अब सीख चुका है और उस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जमीन पर जो असलियत है, जो तालिबान का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, तालिबान में जो डिफरेंट ग्रुप है, क्योंकि ये सारा फैसला रहबर जो काउंसिल है तालिबान की, वो करेगी। इसके अलावा अलग अलग शूरा हैं, यानी अलग अलग ग्रुप हैं, जो चाहे क्वेटा शूरा हो, चाहे पेशावर शूरा हो, ये तमाम शूरा जो हैं इनके नेता क्या फैसला करते हैं, उसके बाद कलेक्टिवली किस तरीके से फैसला आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो सुप्रीम लीडर है तालिबान के हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वो हैं कहां ये भी स्पष्ट नहीं है। जहां तक सवाल है मुल्ला बिरादर का, दोहा में जो टीम है, दोहा की टीम जो पॉलिटिकल टीम है, वो वहां पर मौजूद है और मुझे लगता है कि वो तब तक काबुल नहीं आएगी जब तक कि वहां से यूएस इवैक्यूएशन नहीं हो जाता, क्योंकि तालिबान अब किसी तरीके से जल्दबाजी में नहीं है। उन्हें अच्छे से पता है कि काबुल की सत्ता, काबुल का किला अब उनके हाथों में है और वो इत्मीनान से इस फॉर्मूले के साथ में कि वो सत्ता का स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से वो अपने पार्टनर्स को साथ में लेके चल सकते हैं, इसके साथ ही वो काबुल में पहुंचेंगे। जी प्रणय जी, अब ये इत्मीनान की जिस तस्वीरों की आप बात कर रहे थे वो भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वैसे में पाकिस्तान का बयान साफ तौर पर सामने आ गया है कि अफगानिस्तान को स्लेवरी से मुक्ति मिल गई है। क्या ये अमेरिका पर तंज कसा जा रहा है? ये निश्चित रूप से अमेरिका पर भी तंज है। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान को जो है मजबूती मिली है, उसके इरादों को मजबूती मिली है, वो कहीं ना कहीं से अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। और मौजूदा समय में अगर आप बयानों को देखें तो अफगानिस्तान के 3 पड़ोसी फिलहाल तालिबान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, चाहे रूस, चीन और हम पाकिस्तान की बात करें। ये तीनों बड़े और प्रमुख पड़ोसी हैं। दूसरी तरफ से जो ईरान है, जो बड़ा पड़ोसी है, उसकी तरफ से भी जो बयान आया है उसमें किसी तरीके से तालिबान का विरोध नहीं किया गया। यानी तालिबान को एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल चुका है।
और अब रूस ने यह जरूर कहा है कि हम इसके बाद तय करेंगे कि क्या स्वरूप आता है सत्ता में, काबुल की सत्ता में, उसके बाद तय करेंगे कि हम उसे रिकॉग्निशन देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन बाकी सारी चीजों में, चाहे अशरफ गनी के बारे में टिप्पणियां करना हो, जमीर काबुलोव के जो बयान आए हैं वो अपने आप में बताते हैं कि रूस ने न तो अपनी एम्बेसी बंद करने का फैसला किया है वहां पर, और साथ ही उसने समर्थन के भी संकेत दे दिए हैं। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कहती हैं। और पाकिस्तान का जो तंज है वो अमेरिका पर तो है ही साथ वो एक तरीके से भारत को भी मुंह चढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में दूरियां बढ़ सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए प्रणय, दोबारा भी आपका रुख करते रहेंगे। इस बीच अफगानिस्तान में पल पल बदलते हालात के बीच गृह मंत्रालय ने अपने वीजा नियमों में बदलाव कर दिया है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा के लिए एक नई कैटेगरी बनाई है जिसे ई इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस वीजा का नाम दिया गया है, जिससे लोगों को जल्द से जल्द वीजा मिल सके। तो अफगानिस्तान के बदलते हालात और इस बीच गृह मंत्रालय ने एक ये बड़ा फैसला लिया है, वीजा नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा के लिए एक नई कैटेगरी बना दी है, इसे ई इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस वीजा का नाम दिया गया है, जिससे लोगों को जल्द से जल्द वीजा मिल सके। हर कोई वहां से बाहर निकलना चाह रहा है। गृह मंत्रालय ने इमरजेंसी नंबर्स भी जारी किए हैं, ईमेल आईडी भी अपना जारी किया है, और वीजा के लिए नई कैटेगरी का प्रावधान कर दिया गया है, जिसमें ई इलेक्ट्रॉनिक वीजा के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो एक नई कैटेगरी खासतौर पर बना दी गई है मिसलेनियस वीजा के नाम से। तो अब इरफान जी का रुख कर लेते हैं। आज का कार्टून उन्होंने बना लिया। इरफान जी, आज के कार्टून में आपने क्या बताने की कोशिश की है? देखिए, कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि चलते विमान से अफगानिस्तान में कुछ लोग गिर गए। तो यहाँ पर भी मैंने एक चलता हुआ विमान ही आपको दिखाया है, जो कि अच्छा खासा चल रहा था, और उसमें से एक व्यक्ति जो गिरा नहीं है कि धक्का देकर गिराया गया है, उसका एक सीन दिखाया। अब देखना ये है कि उसकी किस्मत कहाँ तक ली जाएगी, वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद में बचेगा या नहीं बचेगा। बिल्कुल, आपके कार्टून के जरिए ये स्पष्ट है इरफान जी कि किस तरीके से तालिबान ने बंदूक की नोक पर वहां पर सत्ता हथियाई है, और उसके बाद दहशत का जो माहौल है, उसके बाद अफगानिस्तान का पूरा फ्यूचर खतरे में। याद है ना आपको, हमारी मास्टर क्लास इस बार फिर गुरुवार को होगी। आपके सामने नए नए टिप्स लेकर फिर आऊँगा। याद रखिए, हमारे साथ में शामिल होइए और कार्टून देखने के साथ साथ कार्टून बनाना भी सीखिए। और इसी के साथ नमस्ते भारत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे प्रतिमा को दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।